अब ये मेरे पापा जी हैं, इनको मैंने रस्सी पे बॉल बांध के दिया और बोला फुक 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 करके घुमा। तेज घूम रहा है और वही डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूं और उतनी ही फोर्स से घुमाऊं, फोर्स चेंज नहीं कर रहा हूं, तो स्लो घूम रहा है। मेरे और इस कप के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, कप के और रिमोट के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, कप के और पेन के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर। आपको पता है अर्थ घूमता है अपने एक्सिस पे घूमता है, पता है ना, ऐसा चक्कर आएगा, मेरे को चक्कर आएगा। टिश्यू एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस नहीं करेगा बिकॉज बुक, नीचे बुक है ना, बुक उसका एयर रेजिस्टेंस खुद ले लेगी। अब देखो, हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देख रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो। बहुत सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फॉर्मूला है, सब कुछ करने वाले हैं आज के इस एक ही वीडियो के अंदर। बहुत मजा आने वाला है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सच में अच्छा लगता है तो लाइक करना यार। जितना आप लाइक करोगे उतना ज्यादा लोगों तक ये पहुंचता है। तो आपसे निवेदन है, वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड और क्या होता है, शुरू करते हैं वीडियो को। आइए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं ऑलरेडी। आईएमपी जो है चैप्टर का, एक्सरसाइज का आईएमपी, ये सब कुछ मैंने आपको दिया हुआ है। वो एक बार आपने देखना है, वीडियो तो डाला है मैंने। फिर कुछ वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी कितनी है, ग्रेविटी कितनी है मून के ऊपर, ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे तो लर्न तो होना चाहिए ना भाई साहब। हाँ, आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे सर आइजैक न्यूटन एक बार बगीचे में गए। बगीचे में जाके वो किताब पढ़ रहे हैं एक एप्पल के पेड़ के नीचे। अब एप्पल गिरा, सर पे नहीं गिरा उनके। आप लोग बोलते हो काश यार सर पे गिर जाता तो इतना सारा फिजिक्स हमें नहीं पढ़ना पड़ता। कैसी बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। एनीवे, तो एप्पल गिरा, बराबर सीधा नीचे गिरा। तो उन्होंने यही सोचा कि ये सीधा ही नीचे क्यों गिर रहा है, ये ऐसा आड़वा क्यों नहीं गिर रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टली वुक करके बाजू में क्यों नहीं जा रहा है, नीचे ही क्यों गिरा, सीधा ही क्यों गिरा। ये सवाल इनके मन में आया। फिर इन्होंने काफी सोचा इसके ऊपर, जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया। इतना सोचने के बाद इन्होंने कुछ बातें हमें बताई। क्या बताया कि भाई साहब अर्थ जो है वो इस एप्पल को अपनी ओर खींचता है। अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल। सिंपल बात बताई, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया, सिंपल बोला। क्या बोला? अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ एप्पल को अपनी ओर खींचता है, एप्पल नीचे गिरता है, इस तरह से। सिंपल बात है, कोई बुरी बात है क्या? नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ एप्पल को खींच रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है अट्रैक्शन का, वो डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। द अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एप्पल और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका डायरेक्शन किसकी तरफ है? अर्थ के सेंटर की तरफ है। सिंपल। मुद्दा क्या है, उनका सवाल क्या था कि एप्पल वर्टिकली क्यों गिरता है, ऐसे क्यों नहीं गिरता, ऐसे क्यों नहीं जाता, वर्टिकली नीचे क्यों गिरता है, यही पूछा है ना। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला, डायरेक्शन फ्रॉम एप्पल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द वर्टिकल डायरेक्शन। एप्पल से लेके अर्थ के सेंटर तक का डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन है ना। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये एक वर्टिकल डायरेक्शन है। एंड दस एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इतना उन्होंने बताया। ठीक है, अर्थ एप्पल को खींच रहा है। दो तीन बातें। पॉइंट वन, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्टिव फोर्स जो है, अट्रैक्शन, उसका डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ है। एप्पल से अर्थ के सेंटर का डायरेक्शन इज अ वर्टिकल डायरेक्शन, दस एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इतनी सी बात है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर एक एप्पल का झाड़ इधर बनाओ, ऐसा बहुत अच्छा झाड़ बनाता हूं मैं, देखो इसके ऊपर भी एप्पल है, तो वो एप्पल नीचे कैसे गिरेगा? ऐसे जाएगा ना। एक झाड़ इधर बनाते हैं, ऐसा झुक 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 झुक, तो एप्पल किधर गिरेगा? ऐसे गिरेगा। तो झाड़ कहीं पे भी हो, एप्पल हमेशा वर्टिकली नीचे गिरेगा। एंड किस डायरेक्शन में नीचे गिरेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ। इतनी सी बात उन्होंने बताई। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। बहुत सिंपल बातें हैं। अच्छा, अब आपको बताऊं, पुराने जमाने में प्लानेटरी मोशन, प्लैनेट्स का मोशन, सोलार सिस्टम के बारे में स्टडी, सन का, स्टार्स का, है ना,
हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें बहुत सारे सितारे हैं, स्टार्स हैं, उनके मोशन के बारे में, उनके पोजीशन के बारे में, ये सारी स्टडी एंशियंट टाइम से होते आ रही है, प्राचीन काल से। जितने भी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं, इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, प्राचीन काल से प्लैनेटरी मोशन की स्टडी करते आए हैं। उस जमाने में, पहले के जमाने में टेलीस्कोप नहीं होता था। टेलीस्कोप कभी आया पता है आपको? 1608 में पहली बार एक भाई साहब थे, एक महापुरुष थे, हांस लिपरशे, उनका नाम था हंस। ओ हंसी नहीं, वैसा वाला हंस नहीं था, हांस लिपरशे इनका नाम था। उन्होंने पहली बार टेलीस्कोप इन्वेंट किया। ही वॉज अ लेंस मेकर, चश्मा बनाते थे, ठीक है। उन्होंने पहली बार टेलीस्कोप बनाया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था। फिर जो गैलीलियो भाई साहब है हमारे, दूसरे महापुरुष, इन्होंने उस टेलीस्कोप को देखा, परखा, उसकी स्टडी की एंड उसको मॉडिफाई किया। गैलीलियो भाई साहब ने क्या किया, खुद टेलीस्कोप नहीं बनाया था, उसको मॉडिफाई करके बहुत बेहतर बनाया। एंड इनके आने के बाद, गैलीलियो आने के बाद सारा ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप से होने लगा। बिफोर गैलीलियो, गैलीलियो के पहले, टेलीस्कोप के पहले सारे ऑब्जर्वेशन जो थे ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशन, दे वर मेड विथ नेकेड आईज। नेकेड मतलब नंगी आंखें, नंगी आंखें हैं क्या? नहीं, मतलब सिंपल आंखों से देखकर, आंखों देखी ऑब्जर्वेशन होती थी पहले। लेकिन गैलीलियो के बाद सारा ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप से होने लगा। अच्छा, फिर एक और दूसरे महापुरुष आए, उनका नाम था योहानेस केपलर। जोहानेस केपलर नहीं है, योहानेस केपलर। इन्होंने भी काफी सारा ऑब्जर्वेशन किया प्लैनेट्स का, प्लैनेट्स के पोजीशन का, उनके मोशन का। एंड इन्होंने हमें 3 लॉज बताए विच आर डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन। ये 3 लॉ आपके एग्जाम में बहुत बार, अनगिनत बार पूछा गया है। सो दिस टॉपिक, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो केपलर्स लॉज हैं ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रैंकिंग दूंगा मैं आपको टॉपिक्स की, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, कौन सा थर्ड नंबर पे है। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये जो टॉपिक है केपलर्स प्लैनेटरी लॉज, 3 लॉज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, बहुत बार पूछा गया है। आइए समझते हैं। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड द लॉ, मेरी पेन नहीं चल रही, क्या हो गया? हाँ, लॉज हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले 2 कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। आइए समझते हैं। सबसे पहला, अब मैं भेलपूरी खाने गया। भेलपूरी खाई आपने? तो भेल आपको एक कोन में देता ना, जो भेल वाला भैया है वो आपको एक कोन बना के देता है, उसके अंदर भेल होती है। तो ये कोन है, एक कोन है, कोन लिया, कोन समझते हो सब लोग, ठीक है। कोन है, कोन है। इसके बीच में मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन को घुसाया। क्या घुसाया? इंक्लाइंड प्लेन। अभी आप बोलोगे सर एरोप्लेन, नहीं, एरोप्लेन नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन। अरे प्लेन मतलब क्या यार? एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, सिंपल। इसको आप प्लेन बोलते हो, ऐसा मतलब। ये जो ये पार्टी दिख रही है, ये प्लेन है। आपका बुक का एक पेज ले लो, वो एक प्लेन है ना? प्लेन समझते हो ना, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 2D। उस प्लेन को मैंने इस कोन के अंदर घुसाया, तो मुझे इनके इंटरसेक्शन से कुछ एक शेप बनता है, ओवल शेप। ये जो शेप है, इसको हम बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स। ध्यान से सुनिए, बात समझ में आई? कोन के बीच में हमने क्या घुसाया? इंक्लाइंड प्लेन घुसा दिया। इनके इंटरसेक्शन से यहां पे कुछ ऐसा एक ओवल शेप बनेगा, उसको हमने बोला एलिप्स। तो हमने क्या बोला? हमने क्या क्या बोला? एन एलिप्स इज द कर्व। कर्व, कर्व मतलब एक कर्व्ड शेप आपको मिल रहा है ना, आपको एक ओवल शेप, सिंपल भाषा में एक कर्व्ड शेप मिलता है। एलिप्स इज द कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन अ कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। सिंपल। अच्छा, एलिप्स के बारे में 2 बातें। एलिप्स के अंदर होते हैं 2 फोकल पॉइंट्स। क्या होते हैं? इट हैज 2 फोकल पॉइंट्स, F1 आणि F2. किती फोकल पॉइंट? 2 फोकल पॉइंट. हाउ मेनी फोकल पॉइंट? 2 फोकल पॉइंट, F1 and F2. अब
बात ऐसी है, मैं इसको फोकस बोल सकता हूं, एक को फोकस बोल सकता हूं सिंगुलर। जब सिंगुलर की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा फोकस। जब मैं दोनों की बात करता हूं प्लूरल की, तो मैं बोलता हूं फोसाई, प्लूरल। जब मैं दोनों की बात करता हूं, फोकाई 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 ऐसे नहीं बोलना है, फोसाई। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? फोसाई। एक रहेगा फोकस, F1 F2। दोनों की बात करूंगा फोसाई, FOCI, फोसाई। यहां तक बात समझ में आई? जब एक कोन को इंक्लाइंड प्लेन से हमने काटा, इंटरसेक्शन हुआ, तो आपको एक ओवल शेप मिलता है, उसको एलिप्स बोलते हैं। उसके दो फोकल पॉइंट होते हैं, F1 एंड F2। सिंगल फोकस, प्लूरल फोसाई। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट आपको बताता हूं। एलिप्स समझ में आ गया। अब ये मेरे पापा जी हैं, इनको मैंने रस्सी पे बॉल बांध के दिया और बोला फुक 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 करके घुमा। पापा जी ने उनको घुमाया। अब यहां पर मेरे पापा उस रस्सी को खींच रहे हैं ना यार, मतलब बॉल को घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन रस्सी को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। मतलब देयर इज सम टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन वो वाला नहीं जो आपको आता है पढ़ाई के नाम पे, वो वाला टेंशन नहीं। टेंशन मतलब तनाव, खिंचाव। तनाव, तनाव को बोलते हैं टेंशन, खिंचाव। देयर इज सम टेंशन इन द स्ट्रिंग। पापा स्ट्रिंग को, रस्सी को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, एंड दिस टेंशन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स काय आहे? लेट अस अंडरस्टैंड। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, आइए समझते हैं। इस तरह से पापा फुक 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 घुमा रहे हैं। इस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मतलब मान लो ये बॉल है, ये है बॉल, मेरे पापा ने उनको बीच बीच में ऐसा पकड़ के रखा है रस्सी को, ठीक है। पापा घुमा रहे हैं, वुक 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 वुक, बॉल घूम रहा है। तो ये जो सर्कल है जिस पे बॉल घूमता है, उसको मैं सर्कुलर, सर्कुलर पाथ बोल सकता हूं। पार्थ नहीं, पाथ। पाथ मतलब रास्ता, एक सर्कुलर रास्ता जिसके ऊपर बॉल घूम रहा है, ठीक है। सर्कुलर पाथ बोल दिया, या फिर ऑर्बिट बोलो, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट बोल सकते हो। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब मुझे बताइए, इस पोजीशन में ये जो बॉल है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, इट इज अ स्ट्रेट डायरेक्शन, इट इज अ टेंजेंट। ये जो वेलोसिटी है, इसका जो डायरेक्शन है, इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेंजेंट क्या होता है? अगर आप एक सर्कल बनाते हो तो अरे 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 ऐसे एक लाइन खींचते हो विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, बराबर है? यस और नो? तो यहां पर बॉल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ जिसके ऊपर आपका बॉल घूम रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब आपको एक बात बताऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। इतना समझ में आ गया कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट है टू द सर्कुलर पाथ। दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप जानते हो, स्केलर होता है, वेक्टर होता है। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सिंपल बताता हूं। एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होता है। सर बड़े बड़े शब्द हैं यार, नहीं समझ में आ रहे हैं, बताऊंगा। मैग्नीट्यूड होता है, सुनिए पहले, और डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी के पास कुछ मैग्नीट्यूड होता है और कुछ डायरेक्शन होता है। अरे यार क्या मतलब है इनका? मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू। सर कितना वेलोसिटी है? मैंने बोला 1 मीटर पर सेकेंड। क्या ये एक वैल्यू है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। सर कितना वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकेंड है, ये भी एक वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू हम देते हैं स्पीड को, ये है मैग्नीट्यूड। इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सर हर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, मास का भी मैग्नीट्यूड है। मेरा मास 90 केजी है, तो मेरे पास कुछ मैग्नीट्यूड है ना। मास का मैग्नीट्यूड 90 केजी। डिस्टेंस का 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर क्या मैग्नीट्यूड है? ये जो वैल्यू होती है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, सिंपल। एंड डायरेक्शन, मुझे बताओ, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ है, ये इसका डायरेक्शन है।
हाँ या ना बोल, समझ में आया यहां तक? दो बातें समझ में आई। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होती है, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन होती है। अब आप जैसे इस बॉल को घुमाते हो, ध्यान से सुनिएगा, बॉल को आप जैसे जैसे घुमाते हो, एट एवरी पॉइंट जितना बॉल घूमेगा सर्कल में, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, बिकॉज इट इज अ टेंजेंट ना, टेंजेंट है, तो वो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब कैन आई से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब ये जो सर्कुलर मोशन है इसको हम एक एक्सेलरेटेड मोशन मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। देखो कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा हूं, लेकिन मजेदार बातें हैं, समझ में आना चाहिए ये सब कुछ, ठीक है? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी का जो वैल्यू है, वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। एंड डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो भी हम इसको एक एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है एट एवरी पॉइंट। इतना बात समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये जो वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, बिकॉज उसका डायरेक्शन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है? अब मेरे पापा भी, पापा नहीं मान रहे, पापा स्ट्रिंग को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब देयर इज अ फोर्स, पापा एक फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। इस फोर्स को हम बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड आपको एक बात बताऊं, ये जो वेलोसिटी है और ये जो फोर्स है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। पहली बात, 90 डिग्री एंगल रहेगा, एंड ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तब जाके आपका बॉल सर्कल में घूम रहा है। आप उसको अंदर की तरफ खींच रहे हो, ये जो फोर्स लग रहा है ये अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर खींच रहे हो आप, एंड बॉल जो है वो बाहर जाना चाहता है। तो बॉल की वेलोसिटी एंड आपका जो अंदर वाला फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इनके बीच में बनता है एक बैलेंस। ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इनके बीच में क्या आ जाता है? एक बैलेंस आता है, एंड तब जाके आपका बॉल एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। क्या ये बात आपको एकदम क्लियर हो रही है? हो रही है ना? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसका डायरेक्शन कहां है? सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कहां होता है? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। इतनी बात है बस। एंड जब तक वेलोसिटी और फोर्स के बीच में बैलेंस है, आपका बॉल गोल गोल घूमते रहेगा। लेकिन अगर एक ऐसा समय आया कि आपने ये रस्सी काट दी या फिर आपने बॉल को छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये बॉल कौन से डायरेक्शन में भागेगा? इसके जो वेलोसिटी है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसी के डायरेक्शन में बॉल भाग जाएगा, उड़ जाएगा। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण आपको दूं तो ओलंपिक गेम्स में एक गेम होती है, इसका नाम है हैमर थ्रो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बस देखिए, ये जो पहलवान जो घुमा रहा है, झपा झप बॉल को घुमा रहा है, बस देखिए क्या लॉन्च करेगा बॉल को। मुझे बताइए, ये भाई साहब बॉल को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब टेंशन दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। टेंशन, टेंशन मतलब खिंचाव इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड ये छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो बॉल कौन से डायरेक्शन में गया? वेलोसिटी के डायरेक्शन में चला गया। उस मोमेंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन में बॉल उड़ गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओलंपिक्स में खेलते हैं, इसके वीडियोस आप देखिए, बहुत मजेदार वीडियोस हैं, हैमर थ्रो। अब मुझे बताइए, इतना भाषण क्यों दिया मैंने, 5 6 10 मिनट क्यों बर्बाद किए इसके ऊपर? कारण है। अब मुझे बताइए, अर्थ जब सन के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द, तो सन अर्थ को खींच रहा है। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटी है,
एंड ये ग्रेविटी क्या देती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी जो पूरा भाषण हमने किया, जो टेंशन, खिंचाव, उसके वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा था, बस उसी प्रकार से ग्रेविटी भी सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। और हमारा जो अर्थ है वो सन के आसपास घूम रहा है, जो मून है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है ना, तो अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटी है जो मून को घुमा रही है। अर्थ के आसपास सैटेलाइट्स घूमते हैं, अर्थ ग्रेविटी देता है सैटेलाइट को, ग्रेविटी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सैटेलाइट घूमता है। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। आगे चले। अच्छा, अब आते हैं केपलर के पहले लॉ पे। इतनी सारी बातें हमने करी, काफी अच्छी अच्छी बातें करी। एक रिकैप देना चाहूंगा छोटा सा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो हमेशा याद रखना, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, पढ़ने के बाद अगर आप लिखते हो तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से रजिस्टर होता है, इसलिए रिकैप करना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, मतलब उसके पास दो बातें हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। अब क्या बोला मैंने? जब सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, उसमें मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? उसकी जो भी वेलोसिटी है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट है। डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। सो सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। इतनी बात हमने करी है। फिर हमने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इट इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स। मतलब क्या? उसका जो डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है। अच्छा, ये फोर्स अलग अलग तरह से मिल सकता है हमें। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें टेंशन के फॉर्म में मिलता है। रस्सी के ऊपर बॉल बांध दिया तो रस्सी में जो तनाव है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। या फिर मैं सन और अर्थ की बात करूं तो ग्रेविटी भी क्या देती है? सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। इतना मैंने आपको बताया, ये सब कुछ आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। ठीक है, बेसिक्स कर रहे हैं हम। अब आते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या बोला है? ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स। पहला पॉइंट, एलिप्स बताया मैंने आपको। जब कोन को इंक्लाइंड प्लेन घुसा के कट करते हैं तो जो इंटरसेक्शन बनता है इट इज द एलिप्स, जो कर्व मिलता है इट इज द एलिप्स। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स। एंड जो सन होता है इसके दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, टू फोसाई, F1 F2। सन इज एट वन ऑफ द फोसाई एंड इट इज मार्क्ड बाय S। सन की जो पोजीशन है वो S से मार्क की जाती है। That's it. Orbit of the planet is an ellipse. Sun is at one of the foci and sun की position it is indicated by S. That's it. पहला लॉ क्लियर हो गया। दूसरा लॉ, अब दूसरे लॉ के पहले आपको मैं दो बातें बताना चाहूंगा। द स्पीड ऑफ अर्थ इन द ऑर्बिट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। आपका जो अर्थ है वो घूम रहा है ना एलिप्टिकल ऑर्बिट में। कैसी ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब आपको बात बताऊं, जब अर्थ सन के एकदम करीब होता है, मतलब ये वाली पोजीशन, जब अर्थ सन के एकदम करीब होता है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीहिलियन पोजीशन। पेरीहिलियन, प्यार किसको करते हैं? करीब जब आते हैं तब प्यार करते हैं, तो पेरीहिलियन पोजीशन। एंड जब अर्थ सबसे दूर होता है सन से, जब उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है सन से, इस पोजीशन को हम बोलते हैं एपहीलियन।
अब आपको बात बताऊं, आप ऑब्जर्व कीजिए, जब अर्थ एपहीलियन पोजीशन में है उसकी स्पीड कम होती है, जब पेरिहीलियन में होता है तो स्पीड बढ़ती है। तो अर्थ का जो स्पीड है ऑर्बिट में वो कांस्टेंट नहीं है। व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन इट इज फास्टर। देखो एनिमेशन में देखो आप, जब क्लोज है तो तेज जाता है, एंड व्हेन इट इज, एक मिनट, हाँ, व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन इट इज स्लोअर। ये दो बात आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा। आप 11th 12th में पढ़ते हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसी का एक उदाहरण है ये, उसी का एक एग्जाम्पल है। आपको ये मैं एक प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की ऐसा क्यों होता है। चलो अभी बड़ा रिस्की रिस्की है ये जो भी मैं कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाना है। अब ये मेरा इंडक्शन है उसका ये जो वायर है, देखो घुमाने के लिए मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है, तो मैं इस वायर को घुमा के दिखाना चाहूंगा। मतलब अगर मैंने यहां पे पकड़ा है, ये डिस्टेंस कम है और मैं घुमाऊं तो तेज घूम रहा है, तेज घूम रहा है। और वही डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूं और उतने ही फोर्स से घुमाऊं, फोर्स चेंज नहीं कर रहा हूं, तो स्लो घूम रहा है। मतलब जब डिस्टेंस ज्यादा है तब वो स्लो घूमता है, जब डिस्टेंस कम है तो वो तेज घूमता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये एक प्रिंसिपल है, आप आगे पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अर्थ जब सन के नजदीक है, पेरिहिलियन पोजीशन में, तो थोड़ा तेज जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब वो एपहीलियन पोजीशन में, फार्दर फ्रॉम द सन, उसकी स्पीड कम हो जाती है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से होता है ये। अच्छा, क्या क्या यूज करके सिखाना पड़ता है, मजा आता है। यस, यही तो बात है। यहां तक समझा? अब देखो, चलो सेकेंड लॉ पे चलते हैं। ये बड़ा मजेदार है, इसमें ना काफी बच्चों को दिक्कत आती है, हालांकि कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है। इसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरियाज बोलते हैं। सुनिए, अब ये अपना अर्थ है और सन है। सन की पोजीशन मैंने एस से मार्क की है और प्लैनेट की पोजीशन मैंने ए से मार्क की है। अब मुझे बताओ, मैं एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूं अर्थ और सन के बीच में, या फिर प्लैनेट और सन के बीच में एक लाइन बनाता हूं, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ए एस बोलूंगा। इसको मैं ए एस बोल सकता हूं, लाइन बोलो, सेगमेंट बोलो, जो भी है, ए एस बोलो। मैं आपका ज्योमेट्री का अध्यापक नहीं हूं, तो लाइन और सेगमेंट के बीच में कमेंट में क्या बोलते हैं, विवाद मत कीजिएगा। लाइन डज नॉट एंड, उसके दोनों एंड ऐसे होते हैं, है ना, अनएंडिंग होती है। सेगमेंट ऐसी होती है, हाँ पता है मेरे को। चलो जो भी है, इसको मैं बोलता हूं लाइन सेगमेंट ए एस, लाइन सेगमेंट ए एस। चलो ठीक है। अब आपका अर्थ पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाता है। ए से बी जाने के लिए उसको लगता है 1 मंथ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ए से बी पे जाने के लिए कितना टाइम लगा, 1 मंथ लगा। ठीक है, तो कहना ही से ये जो लाइन सेगमेंट ए एस था, वो लाइन ऐसे 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 मूव करी एंड उसने कुछ एरिया कवर किया। आपकी जो लाइन ए एस है, उसने, लाइन सेगमेंट ए एस, उसने कुछ एरिया कवर किया इस तरह से। ऐसे बोल सकता हूं, ए एस स्वीप्स एरिया ए एस बी। ये जो पूरा सेक्शन बनता है इसको मैं ए एस बी बोल सकता हूं। एंड स्वीप्स का मतलब क्या, कवर्स। आपकी जो लाइन सेगमेंट ए एस है, उसने कुछ एरिया कवर किया, स्वीप किया। कितना एरिया कवर किया, ए एस बी। कितने टाइम में कवर किया, 1 मंथ में। ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आ रही है, 1 महीने में कितना एरिया कवर हुआ, ए एस बी। ठीक है, ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलो, 1 मंथ में एरिया ए एस बी स्वीप हुआ।
अब मैं दूसरी एक पोजीशन बताता हूं, पोजीशन सी। यहां से भी एक लाइन सेगमेंट सन और प्लैनेट को ज्वाइंट करने के लिए बनाता हूं, सी एस। अब पोजीशन सी से पोजीशन डी पे जाने के लिए कितना टाइम लगा? अगेन 1 मंथ लगा, 1 मंथ। एंड 1 मंथ में आपकी जो लाइन सेगमेंट सी एस है उसने भी कुछ एरिया स्वीप किया, स्वीप्स एरिया, कितना एरिया? सी एस डी, ये एरिया। कितने टाइम में कवर हुआ ये? 1 महीने में। चलो यहां तक बात समझ में आई क्या आपको? एरिया ए एस बी 1 महीने में स्वीप हुआ और एरिया सी एस डी, एरिया सी एस डी ये भी 1 महीने में स्वीप हुआ। अब लॉ क्या बोलता है पता है? लॉ बोलता है कि ये दोनों एरिया सेम है, ये दोनों एरिया सेम है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपका प्लैनेट सन के क्लोज होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, मतलब ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है ना, ज्यादा एरिया कवर, डिस्टेंस कवर किया है प्लैनेट ने। और सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। प्लैनेट जब सन से दूर रहता है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ये मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बताया है ना। तो कुल मिला के इसका प्रूफ आप आगे देखोगे 11th वगैरह में, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ते हो तो इसका प्रूफ भी आता है, प्रूफ करना पड़ता है आपको। लेकिन यहां पे आपको कोई प्रूफ नहीं देना है, यहां पे सिर्फ बोलना है कि ये दोनों एरियाज 1 महीने में कवर हुए एंड दोनों एरिया सेम है, एरिया ए एस बी। चलो मैं इरेज करूं इसको थोड़ा कि यहीं पे लिख दूं, एरिया ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी। दोनों 1 महीने में कवर हुए और दोनों का एरिया सेम है। इक्वल एरियाज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसी बात है। आइए समझते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें यहां से इरेज करते जाऊंगा मैं। चलो इरेजर कहां है? द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, कौन सी लाइन? ए एस या फिर सी एस। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स, स्वीप्स मतलब कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एरिया ए एस बी ये भी 1 महीने में कवर हुआ और एरिया सी एस डी ये भी 1 महीने में कवर हुआ, दोनों एरिया सेम है। एरिया ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी। आई होप सिंप्लीफाई करके मैंने बताया आपको, आराम आराम से बताया, अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और बच्चों को इसमें दिक्कत भी आती है। मैं नहीं चाहता आपको इसमें कोई दिक्कत आए, ठीक है। ये 1 मंथ में हुआ है ना, और ये भी 1 मंथ में हुआ, दोनों एरिया इक्वल हैं। एरिया ए एस बी इज इक्वल टू सी एस डी। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, रिपीट करना, याद करना इसको, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अगले लॉ पे चलते हैं, थर्ड लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल में भी यूज किया जाएगा। अब हमने क्या बोला है, अर्थ को एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसको हम टी बोलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने के लिए जितना समय लगा उसको बोला कैपिटल टी, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। इस पोजीशन में कुछ डिस्टेंस है, मतलब अर्थ जब इस पोजीशन में है, इसको मैं पोजीशन ए बोलता हूं, कुछ डिस्टेंस है। फिर ये जो पोजीशन बी है यहां पे डिस्टेंस कम है, एंड ये जो पोजीशन सी है यहां पे डिस्टेंस और ज्यादा है। मतलब अर्थ जब ऑर्बिट में घूमता है तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, हम एक एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। क्या लेंगे हम एक एवरेज डिस्टेंस लेंगे। बिकॉज डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, कभी ज्यादा कभी कम चेंज होता है, तो हम एक एवरेज डिस्टेंस वैल्यू डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं आर। एक चक्कर लगाने के लिए टाइम कितना लगा, टी, एंड एवरेज डिस्टेंस हमने बोला स्मॉल आर। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ
टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड सन मतलब टी स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. एवढं मोठं करून ठेवलंय, सिंपल सी बात है. स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन is directly proportional to cube of mean distance, cube of mean distance between planet and sun. टी स्क्वायर अल्फा आर क्यूब, इतनी सी बात और कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल बात है. टी स्क्वायर अल्फा आर क्यूब, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड सन, बिटवीन प्लैनेट एंड सन. अच्छा, अब आपको पता है ये अल्फा क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है. अगर उसको हटाना है, उसको अगर हटाना है, इक्वल टू डालना है, तो मुझे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा वहां पे. तो मैं लिखता हूं टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इरेजर खराब हो गया, हाँ, इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब. अब ये के क्या है, के इज अ कांस्टेंट. सर कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू है, जो वैल्यू हम यहां पे इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि एक पूरा प्रॉपर इक्वेशन हम बना पाए. दैट्स इट. कांस्टेंट एक वैल्यू है, जो वैल्यू हम ऐड करते हैं. एंड ये जो के है ना, ये अलग अलग सोलार सिस्टम के लिए अलग होता है. मतलब हमारी जो अर्थ वाली, सन वाली सोलार सिस्टम है, इसके लिए ये एक वैल्यू फिक्स्ड रहेगी हर प्लैनेट के लिए. फिर आप ये इक्वेशन मर्क्यूरी पे लगाओ, विनस पे लगाओ, जुपिटर पे, सैटर्न पे, ये के वैल्यू जो है कांस्टेंट, वो हमारे सोलार सिस्टम के लिए कांस्टेंट है. लेकिन किसी और सोलार सिस्टम, कोई और स्टार, कोई और प्लैनेट, दूसरा कोई स्टार, उसकी सोलार सिस्टम, वहां पे ये वैल्यू अलग रहेगी. अच्छा, ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? ये आपके स्टार के ऊपर डिपेंड करेगी. उसका मास कितना है, उसकी ग्रेविटी कितनी है, उन चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है, समझ रही है बात? कुछ ज्यादा नहीं है यार, इतना ही है, बेसिक है. ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब. अब मैं क्या करूंगा, आर क्यूब को मैं इधर नीचे, नीचे किधर, डिनोमिनेटर में ले सकता हूं, यहां पे, हाँ ले सकता हूं. ठीक है, ले लेते हैं. टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ब्रैकेट बना देंगे, डब्बा बना देंगे, ब्रैकेट नहीं डब्बा, एंड बस ये आपका थर्ड लॉ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. ढैंग, थर्ड लॉ कंप्लीट. कोई दिक्कत आई आपको तीनों लॉज में? रिकैप करना जरूरी है. बिफोर वी गो टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी हैव टू रिकैप. रिकैप करते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा, वेलोसिटी वेक्टर होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, वो भी हमने पढ़ा. सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन की वजह से भी आता है या फिर ग्रेविटी की वजह से आता है, ये हमने पढ़ा. सेंटर सीकिंग फोर्स है, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है. चलो ये सब हो गया. फिर हमने केपलर्स का पहला लॉ पढ़ा. पहले लॉ में बोला ऑर्बिट इज एन एलिप्स, एलिप्स. फिर हमने बोला सन, सन किधर होता है, एट वन ऑफ द फोसाई इंडिकेटेड बाय एस. ठीक है, देखो इसमें आपको 2 मिनट लगेगी, वीडियो शायद थोड़ा 2 मिनट लंबा हो सकता है, लेकिन मजा आएगा. यहां पे सिंपल बताऊंगा. सेकेंड लॉ, इसको हमने लॉ ऑफ एरियाज बोला. लाइन जॉइनिंग प्लैनेट आणि सन, प्लैनेट एंड सन. ढेंका टक्कड़ टक्का टक्कड़ ढेंका टक्कड़ टक्का टक्कड़ टक्कड़ ढेंका टक्कड़ टक्का टक्कड़ ढेंका टक्कड़. ये क्या है, लाइन सेगमेंट है ना. लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सिंपल लिखता हूं, लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. तो ये ASB, ये जो एरिया है, इट विल बी इक्वल टू CSD. ASB इज इक्वल टू CSD. दोनों को कवर करने को 1 महीना लगता है. ठीक है. लास्ट लॉ,
स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, के इज अ कांस्टेंट, बस हो गया, टी स्क्वायर बटे आर क्यूब इज इक्वल टू के। करो ना यार, लिखोगे तो क्यों नहीं होगा, 100% होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नाउ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रही है, ये जो फॉर्मूला हमें दिखाई दे रही है वो कहां से आती है, आइए समझते हैं। यहां तक आपको मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर करिए। मजा आ रहा है। चलो क्या बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विथ अ डेफिनेट फोर्स। म्हणजे काय, यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट्स है वो जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। म्हणजे काय, नाही समजलं, नाही समजलं। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, अब आप कहां बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, मान लेते हैं आप कहीं पे, एक अच्छी कोई जगह बताओ यार, आप बैठे हो मुंबई में, बैठे हो मुंबई में कहीं पे, दादर में, दादर में चौपाटी, चौपाटी है दादर नहीं, शिवाजी पार्क में, शिवाजी पार्क में क्रिकेट खेल रहे हो आप, उधर बैठे हो आप, और मैं इधर कोटा में बैठा हूं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे और आपके बीच में कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मेरे और इस पेन के बीच में कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा, मेरे और इस रिमोट के बीच में कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स है। हाँ, इस रिमोट और इस पेन के बीच में कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स है। हाँ, मेरे और इस टैबलेट के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, मेरे और इस कप के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, कप के और रिमोट के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, कप के और पेन के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मुद्दा क्लियर तो हो रहा है। अर्थ और मून के बीच में कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी, और यही ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स का भी काम करती है। अच्छा, अर्थ के और जुपिटर के बीच में भी कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, होगा, अर्थ के और जुपिटर के बीच में भी होगा। अच्छा, कोई और गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कोई एक स्टार होगा, अर्थ और उस स्टार के बीच में भी कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है मून और जुपिटर के बीच में भी कुछ तो फोर्स होगा, ये मून और ये स्टार के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, स्टार और जुपिटर के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये पीछे आपको बैकग्राउंड में कुछ स्टार दिख रहे हैं, ये एक स्टार है, यहां एक स्टार है, यहां एक स्टार है, इनके साथ भी अर्थ का कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एवरी ऑब्जेक्ट, इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं मैं इसके पीछे, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ सम फोर्स। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? मजेदार बात है। अब इसका फॉर्मूला कैसे है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ सम फोर्स। अच्छा, ये फोर्स इक्वल रहता है, मतलब जितने फोर्स से मैं इसको खींचता हूं उतने ही फोर्स से ये भी मेरे को खींचता है। हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उतने फोर्स से मैं भी करेगा। अर्थ मुझे अट्रैक्ट करता है, अर्थ जितने फोर्स से मुझे खींचता है मैं भी उतने ही फोर्स से उसको भी खींचता हूं। अर्थ मेरे को कितने फोर्स से खींचता है, मान लो मेरा मास 100 kg है, एक्चुअली है, वजन बहुत बढ़ गया रे बाबा। एंड वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, तो 100 इंटू 9.8, 980 न्यूटन। अर्थ मेरे को 980 न्यूटन से खींचता है, मैं भी उसको 980 न्यूटन से खींचता है मैं, तो हमारे बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इक्वल है। मुद्दा तो आपको क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट का मैंने मास m1 और m2 बोला, तो हमारा लॉ क्या बोलता है,
ये जो फोर्स है, दिस फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब क्या? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट ऑफ द टू masses m1 into m2. Force is directly proportional. Gravitational force is directly proportional to product of the two masses. चलो यहां पे भी लिख देते हैं F अल्फा m1 into m2. इनके बीच में डिस्टेंस है d. It is inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional. F is inversely proportional to the square of the distance between them. 1 upon d square. तो ऐसे लिख सकते हैं F अल्फा m1 into m2 upon d square. इतना सा है फॉर्मूला है आपका, ये आपको याद करना है, ये आपको लर्न करना है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. F अल्फा m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. अभी ये अल्फा निकालने का रहेगा, इक्वल टू साइन डालना है तो मुझे कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. F इज इक्वल टू g, ये मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर. मुझे बताइए g क्या है? एक कांस्टेंट है. आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, g m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर. g क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू है. कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है. मैंने अपने मन से बताई, मेरे को मन में आया, सपने में आया नहीं, ये साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की है. कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. लर्न दिस. जी का वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए. 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला हुआ. कोई दिक्कत है क्या यहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अच्छा, फॉर्मूला आ गया, कांस्टेंट भी लगाया. इसको क्या बोलते हैं बाय द वे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी. जी माने जीनियस नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब आपको मैं दो एग्जांपल देता हूं, बहुत मजेदार, ये एग्जाम में आता है. इफ मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मतलब क्या? मतलब अगर F विल बी G इंटू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मतलब मैं इसको 2m1 लिखूं. मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. m1 का मैंने 2m1 किया इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर. अच्छा, इसको मैं न्यू फोर्स बोलूं, Fn मतलब क्या? न्यू फोर्स. ठीक है. अब मुझे बताओ, ये 2 को मैं बाहर निकाल के ऐसे लिख सकता हूं, 2g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं. कम ऑन, यस और नो? कुछ ज्यादा किया क्या? नहीं बाबा, कुछ भी नहीं किया. ये जो 2 था उसको मैंने बाहर ले लिया एंड बाकी सब एक साथ लिखा, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. तो इसको हम 2 इंटू एफ लिख सकते हैं. मतलब Fn इज 2 टाइम्स ओरिजिनल F. मतलब क्या होएगा? एक मास का, एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हुआ तो फोर्स कैसा हो जाता है? फोर्स इज डबल्ड. फोर्स इज डबल्ड. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हो जाता है तो फोर्स डबल हो जाता है. अच्छा, फिर दूसरी बात अगर करूं, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, मतलब Fn जी m1 m2 बटे 2d ब्रैकेट स्क्वायर. डिस्टेंस डबल हो गया, 2d हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया. तो मैं 1 अपॉन 4 को बाहर ले लूं, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर.
तो बेसिकली यहां पे क्या हिसाब हो रहा है मुझे बताओ। ये F जो है, F यही है ना Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4 1/4 इंटू एफ। तो आपका जो न्यू फोर्स है इट विल बी F/4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर डिस्टेंस डबल होता है तो आपको क्या लिखना है, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। द फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? F/4 हो जाएगा ना, ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, यस और नो? तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, अगर मास डबल किया तो फोर्स भी डबल होता है, अगर डिस्टेंस डबल किया तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ 4, मतलब F/4 हो जाता है बेसिकली। ऐसा ही कुछ एग्जांपल आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, ये कभी का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, पेपर में आया है, बोर्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप इधर लॉ बताओ। फोर्स इज, लिखने का है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ऐसा पूरा इक्वेशन के साथ आपको स्टेटमेंट लिखनी है, आपको स्टेटमेंट लिखनी है इक्वेशन के साथ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज ट्रिपल्ड हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज। डिस्टेंस को ट्रिपल किया तो न्यू फोर्स Fn इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 साइड में ले लूं और Gm1m2 ऐसा लिख दिया, Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू F/9 हो गया ना ये। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखोगे आप, फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9। समझ में आ रही है बात? F/9 हो गया तो आप क्या बोलते हो, फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9। व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास इज डबल्ड। मास डबल किया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, न्यू फोर्स विल बी 2F, फोर्स विल बिकम डबल। क्या ये बात आपको समझ में आई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यहां तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं है? आई होप है, सब कुछ क्लियर है। तो आगे चलते हैं। तो भाइयों और बहनों बढ़ते हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के तरफ, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। पहली बात तो जी क्या है पता होना चाहिए ना। जी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या सर, हमको नहीं पता, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एंड जी का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। जी का जो फॉर्मूला है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रेडियस है आर, उसका स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका बनता है फॉर्मूला, जीएम अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल जी का फॉर्मूला है। पहले तो ये एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन क्यों बोला है स्मॉल जी को, ये हमें समझ में आना चाहिए। आइए समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूं। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत पे एक आदमी है, ऐसा एक आदमी छत पे चला गया, उसके हाथ में हमने दे दिया एक बॉल। क्या दे दिया, बहुत बड़ा बॉल है, आदमी के सर से बड़ा तो उसका बॉल है, मतलब उसका नहीं, हाथ में उसके जो बॉल है वो उसके सर से भी बड़ा है बॉल। अब भाई साहब ने अगर इस बॉल को टिक 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 बॉल को फेंका, बॉल को फेंका,
तो क्या होगा, बॉल नीचे गिरेगा, यस ऑब्वियसली बॉल विल फॉल डाउन। लेकिन यहां पे मैं आपको दो ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा। पहली बात, जब आदमी के हाथ में बॉल था तब उस बॉल की वेलोसिटी 0 रहेगी, हाथ में बॉल है ना, गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा है, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो मैं बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को मैं 0 मानूं, 0 मीटर पर सेकेंड। बॉल गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, हाँ अभी अभी गिर रहा है, छोड़ दिया तो गिरेगा। मतलब बॉल को छोड़ने के बाद, मुझे बताइए, बॉल को छोड़ने के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होती है। बॉल गिर रहा है ना, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, इधर जाके गिरा, हाथ में था, इनिशियल वेलोसिटी 0, छोड़ने के बाद वेलोसिटी इंक्रीज हुई। मतलब कैन आई से बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, कम ऑन यस और नो। बॉल को आपने छोड़ा, बॉल नीचे गिर रहा है, बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बॉल एक्सेलरेट हो रहा है। बॉल क्या हो रहा है, बॉल एक्सेलरेट्स, वेलोसिटी इंक्रीजेस। जैसे आप बॉल को छोड़ते हो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वो नीचे गिरता है, बॉल एक्सेलरेट्स। तो ये एक्सेलरेशन किसके वजह से आ रहा है, मुझे बताओ। बॉल की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। कम ऑन यस और नो। बॉल एक्सेलरेट क्यों हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटी के वजह से। उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, एंड उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई इतनी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोलते हैं उसको, बिकॉज कोई चीज जब नीचे गिरती है वो एक्सेलरेट होती है ग्रेविटी के वजह से, तो स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीनिंग भी आपको बताना चाहूंगा, ये 9.8 का क्या मतलब है। 9.8 का क्या मतलब है आपको मैं थोड़ा ब्लैक स्क्रीन करके बताना चाहूंगा। फिर से एक बार ये बिल्डिंग बनाओ, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार बात है इसलिए आपको बता रहा हूं। ये बिल्डिंग आपने बनाई, यहाँ पे चलो ऐसा खिड़की विड़की बना देते हैं थोड़ी, तो बिल्डिंग जैसा लगना भी चाहिए ना, कि फील आना चाहिए। हाँ चलो बहुत हो गया। हाँ, आदमी खड़ा है, हाथ में बॉल है, बॉल को फेंका, बॉल एक्सेलरेट होएगा ग्रेविटी की वजह से। हमने स्मॉल जी का वैल्यू क्या बताया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या, आफ्टर 1 सेकेंड उसने बॉल फेंका, आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, बॉल की वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद। अच्छा, आफ्टर 2 सेकेंड कितनी होगी, आफ्टर 2 सेकेंड कितनी होगी, 9.8 का डबल करो, कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ रहा है, हर सेकेंड उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 9.8 से। अच्छा, आफ्टर आफ्टर 1 सेकेंड आपको समझा, आफ्टर 2 सेकेंड आपको समझा। अब आप कमेंट में बताइएगा, आफ्टर 3 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हर सेकेंड में उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ती है एवरी सेकेंड, तो आफ्टर 3 सेकेंड कितनी ही होगी, 29.4 बोल सकते हैं, 29.4 बोलूं,
ठीक बात है। तो आफ्टर 4 सेकेंड कितना होगा ये आप मुझे बताइए। हर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है एवरी सेकंड। इसको ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 4 सेकंड कितनी होगी? आई वॉन्ट योर आंसर इन कमेंट्स। अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं और इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। 1 सेकंड बाद 9.8, 2 सेकंड बाद 19.6, 3 सेकंड बाद 29.4, तो 4 सेकंड बाद कितनी होगी आप बताइएगा। एंड एक और बात यहां पे कहना चाहूंगा, हम यहां पर एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर किया जाए तो इस वैल्यू में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। मैं एयर रेजिस्टेंस को काउंट ही नहीं कर रहा हूं, उसके बिना बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से बॉल की स्पीड बढ़ते जाएगी जैसे वो नीचे गिरेगा, एक्सेलरेट करेगा बॉल। सारी बातें क्लियर हैं। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से होने वाला एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू आपको बताई, उस वैल्यू का मतलब आपको मैंने बताया। हर सेकंड वैल्यू, हर सेकंड पर वेलोसिटी चेंज होती है। कितनी चेंज होती है? 9.8। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये सारी बातें बहुत जरूरी बातें हैं, बेसिक्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ग्रेविटेशन आप पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, समझिए कि हो क्या रहा है। मजेदार बातें हैं। बाय द वे ये जितना भी ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं ये आता है न्यूटोनियन फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी थी, जो महापुरुष आइंस्टाइन थे उन्होंने दी थी, उस थियरी के हिसाब से ये सब कुछ ग्रेविटी वगैरह होता ही नहीं है। मास के वजह से स्पेस टाइम कर्व्ड होता है, वॉर्पिंग ऑफ स्पेस टाइम होती है उसकी वजह से। चलो खैर वो अलग बातें हैं। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आप कभी और पढ़ना, और कंफ्यूज हो जाओगे वो पढ़ने के बाद, दिमाग खुल जाता है पूरा कि अरे ये तो मतलब ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ऐसा बताया जाता है उस थियरी में। एनीवे मजेदार बातें हैं, आई होप आपको मजा आ रहा है ये सब समझने में, ठीक है। यहां पर भी मैंने आपको कुछ बातें बताई स्मॉल जी के बारे में। आइए अब क्वेश्चन क्या है, वेरिएशन पूछा है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। मतलब ये स्मॉल जी का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, इसमें चेंज दिखता है। किस आधार पे, किस बेसिस पे चेंज दिखता है, यही हमें बताना है। आइए समझते हैं। शेप, SAD, शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप के हिसाब से स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है। एल्टीट्यूड मतलब आप अर्थ से जितना ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट पे अगर आप जाते हो तो जी की वैल्यू चेंज होती है। एंड डेप्थ मतलब अर्थ के अंदर खड्डा करके आप अंदर घुसते हो तो भी स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। किस तरह से चेंज होती है यही हमें समझना है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत ही ज्यादा। आइए समझते हैं। शेप की बात करें, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के हिसाब से चेंज। आपको पता है अपना अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, परफेक्ट एकदम गोल मटोल नहीं है। आपको पता है अर्थ घूमता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, पता है ना। ऐसा चक्कर आएगा, मेरे को चक्कर आएगा, चक्कर आएगा। उफ, एक मिनट, सच में घूम रहा है। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, तो घूमने के वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बीच में, अपने बीच में इक्वेटर के आसपास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड उसका शेप बीच से थोड़ा फैला हुआ है। इस तरह से एक्सिस पे घूमने के वजह से इक्वेटर के आसपास वो फैल जाता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो शेप है, ये जो शेप है इसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फीयरॉइड। ऑब्लेट स्फीयरॉइड, फैला हुआ स्फीयर, ठीक है। बीच से मोटा हो गया है, ऊपर से चपटा हो गया है। द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर, बल्ज मतलब फैल जाना, एंड इट इज फ्लैटर एट द पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां से चपटा फ्लैट हो गया, बीच से बल्ज हो गया, फैल गया। बात आपको समझ में आई, शेप आपको समझ में आया। ऑब्लेट स्फीयरॉइड क्यों होता है ये भी आपको बताया, और अपने एक्सिस पे वो गोल 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 घूम रहा है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बीच से बल्ज हो जाता है, फैल जाता है। चलिए, तो अब क्या होता है मुझे बताओ। एक बच्चा नॉर्थ पोल पे या फिर किसी भी पोल पे खड़ा है, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, बच्चा पोल पे भी खड़ा रह सकता है और एक बच्चा इक्वेटर पे भी खड़ा रह सकता है। तो ये दोनों बच्चे अलग अलग ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे, इन दोनों के लिए जी का वैल्यू अलग रहेगा, मतलब ये अलग ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत अलग नहीं एक्सपीरियंस करते, स्लाइट डिफरेंस आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखिए, रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, बीच से फैला हुआ है, मतलब इक्वेटर की तरफ का जो रेडियस है वो ज्यादा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला है gm/r²। यहां पर आप अगर देखो तो स्मॉल जी एंड कैपिटल आर, इनके बीच में एक इनवर्स प्रपोर्शन है, इनवर्स प्रपोर्शन। रेडियस और ग्रेविटी के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब अगर आर ज्यादा होगा, मैं अगर बोलूं आर ज्यादा है तो यहां पे जी कम होगा। बात समझिए, अलग कलर से लिखूं तो समझ में आएगा आपको। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो स्मॉल जी का वैल्यू यहां पे थोड़ा कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, इनवर्स प्रोपोर्शन यही कहता है ना। एंड उसी तरह से पोल्स पे स्मॉलेस्ट एट द पोल, इक्वे रेडियस इज स्मॉलेस्ट एट द पोल, मतलब यहां पर आर अगर कम हो रहा है तो अजून फिरता है, अजून थोड़ा अगो, तो यहां पे जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? कोई बहुत मुश्किल बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई बुरी बात है क्या? नहीं। रेडियस और ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी कम है, रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज्यादा है, मतलब ग्रेविटी पोल्स पे ज्यादा होगी, इक्वेटर पे कम होगी, ऐसी बात है। किसी को कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो आप देखो, पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इक्वेटर पे होती है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस डिफिकल्ट बात नहीं है, 5 का डिफरेंस पकड़ो, 5, 7883, 83 माइनस 78 कितना होता है? 5। ऐसे मैं याद रखता हूं, 5 का डिफरेंस है, 5 का 5 का 5 का 5 का 5 का 7883, 7883, 5 का डिफरेंस, 7883, 5 का डिफरेंस, 7, ऐसे याद रखो, 9.78, 9.83, 5 का डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया इक्वेटर पे और ये हो गया पोल्स पे। सुपर सुपर सिंपल है यहां तक। चलिए, एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, चेंज विथ हाइट। आप जितना अर्थ से दूर जाओगे, मुझे बताओ जी का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी m/r²। अब ये फिर वही बातें कर रहे हो, इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये अगर कम है तो ये ज्यादा है और ये अगर ज्यादा है तो ये कम है, इनवर्स प्रोपोर्शन लिख दो यहां पे, इनवर्स। समझ में आ रहा है ना आपको? इनवर्स प्रोपोर्शन की बात है आर और जी के बीच में। मुझे बताओ, ये अर्थ है और अगर एक बच्चा यहां पे है हवा में, एक बच्चा बहुत ऊपर हवा में चला गया, 100 किलोमीटर ऊपर चला गया अर्थ के, तो आर की वैल्यू क्या रहेगी बाबा? आर की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, ऐसे, ये इतना रहेगा ना आर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बच्चा जितना अर्थ से दूर जाएगा आर का वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा, जितना आप अर्थ से दूर जाओगे जी का वैल्यू घटेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई बुरी बात है क्या? नहीं है। चलो ठीक है, आपको बताते हैं एग्जांपल। अगर आप सरफेस पे हैं तो हम जी का वैल्यू 9.8 मान के चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाइए, वहां पर भी 9.8 है। देखो, 8 किलोमीटर ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर भी करीब करीब 9.8 ही है, ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। अगर एक एरोप्लेन बनाऊं,
एक एरोप्लेन 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, 10 किलोमीटर के हाइट पे उड़ रहा है, वहां पे भी 9.8 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप थोड़ा और ऊपर जाइए, हाईएस्ट पॉसिबल हाइट अचीव्ड बाय अ मैन मेड बलून। ये क्या है? मैन मेड बलून है, फुग्गा है। मैनमेड बलून का हाईएस्ट पॉसिबल हाइट 36.6 किलोमीटर है, मतलब इतना ऊपर तक एक बलून गया हुआ है। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन एक्चुअली में 40 किलोमीटर तक भी बलून गए हैं, इंसानों ने भेजे हैं, 40 किलोमीटर हाइट तक बलून को भेजा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वहां पे 36.6 किलोमीटर पे अगर आप जाओ तो वहां पे आपको ग्रेविटी में डिफरेंस दिखाई देता है, 9.77 हो रही है। और ऊपर जाइए, ये आ गया 400 किलोमीटर पे आपका वेदर सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट? वेदर सैटेलाइट। और वहां पर ग्रेविटी कितनी हो रही है? 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रही है। और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, 35,700 किलोमीटर पे चले जाइए, ये हो गया एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब ये वो सैटेलाइट हैं जिनके कारण से आपका फोन का नेटवर्क, आपका स्टारलिंक वगैरह की बात करते हैं ना, वाईफाई सिग्नल्स की, इंटरनेट की, मतलब जो एलॉन मस्क का स्टारलिंक जो भेजने वाला था, मतलब वो इस हाइट पे जाता। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। टीवी का भी जो सिग्नल वगैरह आ रहा है, घर पे हम कुछ लाइव मैच वगैरह देख रहे हैं, कहीं पे और मैच चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, हम इंडिया में बैठ के देख रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से आ रहा है जो भी सिग्नल्स हैं। तो वो सैटेलाइट होता है 35,700 किलोमीटर पे, और वहां पे जी की वैल्यू हो जाती है 0.225। मतलब जितना आर बढ़ रहा है उतना जी कम हो रहा है। आर समझते हो? अगर एक सैटेलाइट यहां पे है तो आर क्या रहेगा? ये पूरा आर रहेगा। अर्थ से सेंटर से काउंट होता है, अर्थ का जो सेंटर है वहां से काउंट किया जाएगा हाइट, रेडियस, मतलब ये जो आर की वैल्यू है। इज दिस सुपर क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? बहुत अच्छी बातें बताई आपको मैंने यहां, ठीक है। तो हमने शेप की बात की, एक बार रिकैप करें, इसको मैं इरेज नहीं करता हूं, एक बार रिकैप करते हैं। पहली मैंने शेप की बात की, शेप। आर मैक्स एट इक्वेटर, जी लोएस्ट एट इक्वेटर। कितना कितना? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने बोला आर लोएस्ट एट पोल, जी मैक्स एट पोल। कितना? 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 का डिफरेंस 9.83। दूसरा मैंने बात किया एल्टीट्यूड का, हाइट का। जितना आर बढ़ेगा उतना जी कम होगा, ये हमने देखा। कोई भी मुश्किल बात हमने अब तक नहीं की है। अब हम तीसरी बात करते हैं डेप्थ की। चेंज विथ डेप्थ। एंड सबसे ज्यादा डाउट्स, मानिए मेरी बात, सबसे ज्यादा डाउट्स बच्चों को इसी टॉपिक में आते हैं कि अगर आप अर्थ के अंदर जाओगे खड्डा करके, अगर कोई बच्चा अर्थ के अंदर चला गया यहां, तो वहां क्या ग्रेविटी फील करेगा? आइए समझते हैं। कैसे समझाऊं आपको मैं ये कोशिश करते हैं समझने की। आइए साथ मिलके समझेंगे इसको हम। एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या है आपका? हमेशा फॉर्मूला को देखिए आप, G इज इक्वल टू जी एम बटे आर स्क्वायर। अच्छा, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, मान लो आप यहां पे आ गए, ठीक है, यहां पे आ गए आप, तो कहना ही से अर्थ का सेंटर इधर है ना, अर्थ के सेंटर से आर कम हो गया। जितना आप अंदर घुसोगे, जितना आप अर्थ के अंदर घुसोगे, कहना ही से आर कम होगा। हाँ, इनवर्स प्रपोर्शन है, मतलब जी बढ़ना चाहिए। अगर आर कम हो रहा है तो जी बढ़ना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर्मूला के हिसाब से ऐसा दिखता है ना
कि हाँ बाबा आर कम हो रहा है, बच्चा अंदर घुस रहा है, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। इनवर्स प्रोपोर्शन है यहां पे। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बहुत मजेदार चीज है, देखिए। एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0। अगर आप अर्थ के एकदम सेंटर में चले जाते हो तो वहां जी का वैल्यू 0 हो जाता है। वाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आइए समझते हैं। चलो, ये हमारा फॉर्मूला। हमने क्या बोला? पढ़ो, ये आप मेरे साथ साथ पढ़ो। चेंज विथ डेप्थ, आपके टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ है। द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। द वैल्यू ऑफ आर विल डिक्रीज, हाँ बराबर है, आर डिक्रीज हो रहा है। एंड वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। आर इज डिक्रीजिंग, तो जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। हाउएवर ऐसा होता नहीं है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स, अच्छा देखो, द पार्ट ऑफ अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ एम ऑल्सो डिक्रीजेस। मतलब ये जो फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें एम भी चेंज होता है। ये जो एम है वो भी चेंज होता है। एज अ कंबाइंड रिजल्ट of change in R and M, the value of G decreases as we go deep inside the earth. नहीं समझ में आया? नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। समझते हैं, आइए एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। मान लो एक बच्चा यहां पे है, इस पोजीशन पे अर्थ के अंदर घुस गया है। अब आप बाहर का एरिया कंसिडर कीजिए, बच्चे के ऊपर का और साइड का एरिया, इसको आप कंसिडर कीजिए। मुझे बताइए, बच्चा अंदर घुसा तो बच्चे के ऊपर भी अर्थ है, ऊपर भी मास है ना। बच्चा अंदर घुस गया है, अर्थ के अंदर घुसा है, तो ऊपर भी मास है। तो बच्चे को ऊपर से भी पुल आएगा, अट्रैक्शन आएगा। कम ऑन, यस और नो? ऊपर का अर्थ बच्चे को ऊपर खींचेगा, यस और नो? अच्छा, बच्चे के नीचे भी बहुत सारा अर्थ है। ये जो अर्थ आपको दिख रहा है बच्चे के नीचे भी है, तो ये वाला जो पार्ट है वो बच्चे को नीचे खींचेगा। बच्चे को ऊपर भी खींचा जा रहा है, बच्चे को नीचे भी खींचा जा रहा है। तो क्या होता है ना, ये ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अब आप पूछोगे, सर ऊपर तो मास कम है और नीचे मास ज्यादा है। बच्चे के ऊपर अर्थ का मास कम है, बच्चे के नीचे अर्थ का मास ज्यादा है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल कैसे हैं? ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर सकते हैं? होता यह है, मुझे एक बात बताओ, जी और आर में इनवर्स प्रोपोर्शन है। ऊपर आपको दिख रहा है डिस्टेंस कम है, बच्चे के ऊपर का डिस्टेंस कम है तो जी ज्यादा होगी। डिस्टेंस कम है तो जी ज्यादा होगी ऊपर। एंड नीचे की बात करूं तो बच्चे के नीचे डिस्टेंस ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी। तो कुल मिला के मेरी बात सुनिए, देखो इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। कुल मिला के क्या होता है, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये पता चलता है कि अगर ये अर्थ है, बच्चा यहां पर है, बच्चे को आप यहां पे रखो, तो ये इतना अर्थ बचा। ये ऊपर की तरफ पुल आ रहा है और ये नीचे की तरफ पुल आ रहा है, ऐसा है ना। ऊपर का पुल एंड नीचे का पुल इक्वल होता है, सब कैलकुलेट करने के बाद इक्वल होता है, ऑपोजिट होता है एंड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सो कुल मिला के ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, कौन सा पार्ट? ये वाला, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस पूरे पार्ट को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इसको हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऊपर की तरफ से भी पुल आ रहा है,
नीचे की तरफ से भी पुल आ रहा है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, सो दिस एंटायर पार्ट इज नॉट कंसिडर्ड। बच्चे के लिए इतना ही अर्थ बचा, इसके पहले का अर्थ पूरा चला गया, इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस थे, कैंसिल हो गए, तो बच्चे के लिए अर्थ कितना बचता है, इतना ही बचता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस, मतलब हमने बाहर का पार्ट ही निकाल दिया, अर्थ का अर्थ छोटा हो गया। तो कैन आई से ये जो फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसके अंदर एम की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, आर डिक्रीज हो रहा है लेकिन एम भी डिक्रीज हो रहा है, द वैल्यू ऑफ एम विल डिक्रीज। एंड कुल मिला के ऐसा समझ में आता है, सब कैलकुलेट करने के बाद ऐसा समझ में आता है कि जैसे जैसे मास कम होगा जी का वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो जितना जितना बच्चा अंदर घुसेगा, इधर 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 इधर, धीरे धीरे जी का वैल्यू कम 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 होते जाता है। एंड बच्चा जब एकदम सेंटर में पहुंच जाता है यहां पे, तो वहां पर जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों 0 होती है, आइए समझते हैं। बच्चा अगर एकदम सेंटर में चला गया तो ऊपर से भी पुल आ रहा है, नीचे से भी पुल आ रहा है, लेफ्ट से भी आ रहा है, राइट से भी आ रहा है, चारों तरफ से पुल आ रहा है, चारों तरफ अर्थ है ना, अर्थ खींच रहा है बच्चे को अपनी तरफ चारों तरफ से। तो ये सारे फोर्सेस, ऑल दीज फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, ऑल द अपोजिंग फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपको समझ में आई कि नहीं आई? लास्ट एक रिकैप अगर दूं, यहां पे ये अर्थ था, बच्चा यहां पे था, तो हम इतना ही अर्थ कंसिडर करते हैं, ये ऊपर का जितना भी अर्थ है ये कैंसल हो जाएगा, बिकॉज उसके जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट हैं और एक दूसरे को कैंसल करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं यहां पे ये बनाऊं ऐसे, तो यहां जो ऊपर का फोर्सेस है और जो नीचे का फोर्सेस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप अंदर जाते हो m डिक्रीज होता है, g डिक्रीज होता है, दैट्स इट। आई होप इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं। यही मेरा क्या बोलते हैं इच्छा है कि आपको ये समझ में आए। कंसेप्ट बहुत मजेदार है, समझ में आना चाहिए। चलिए मास वर्सेस वेट की बात करते हैं। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, इसके ऊपर डिस्टिंग्विश एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर तभी जो ऐसा गोल घूम गया ना, अभी तक घूम रहा है मेरा सर, बोलो क्या हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। मास वर्सेस वेट। मास क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर मतलब क्या, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको मैटर बोलते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक एटम है, आप हम सब एटम से बने हैं, हम सब एटम से बने हैं। आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बहुत मतलब भयंकर छोटा। कितना छोटा, आप अगर एक क्रिकेट के स्टेडियम में हो, क्रिकेट के स्टेडियम में हो, अगर ये स्टेडियम एक एटम है, क्रिकेट का जो स्टेडियम है ये अगर एक एटम है, तो इसके बीच में एक ग्रेन ऑफ सैंड, मैं क्या ले रहा हूं, रेती का एक कण ले रहा हूं, ग्रेन ऑफ सैंड, रेती का एक कण, उतना छोटा होता है न्यूक्लियस। आपका एटम कितना है, एक स्टेडियम जितना है, उसका न्यूक्लियस कितना रहेगा, ग्रेन ऑफ सैंड के बराबर। एंड आपको पता है जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स में नेग्लिजिबल मास है, काउंट नहीं करते। तो आपको एक बात बताता हूं, बहुत ही मजेदार बात है। एटम के अंदर 99.99999% स्पेस इज एम्प्टी।
एक एटम के अंदर इतनी सारी जगह खाली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियस बहुत छोटा है, सारा का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर है, बाकी सब कुछ खाली है, एम्प्टी एम्प्टी। तो अगर एक इंसान को ऐसा चड्डी पहना है इंसान ने, ठीक है, ऐसा पैर है उसको, हाँ, करली हेयर, मजा आता है मेरे को ड्राइंग करने में, छोटे छोटे हाथ हैं बहुत। एक इंसान है, उसको अगर कॉम्प्रेस किया जाए ताकि ये जितनी सारी स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो, एक इंसान को अगर पूरा दबा दे ताकि सारी की सारी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए, तो एक इंसान का वॉल्यूम कितना हो जाता है पता है? धूल मिट्टी होती है ना, धूल होती है घर में, स्पेक ऑफ डस्ट बोलूं समझेगा आपको? स्पेक ऑफ डस्ट, डस्ट मतलब मिट्टी का, धूल का एक स्पेक, कण धूल का, या फिर रेती का कण पकड़ लो, ग्रेन ऑफ सैंड, उससे भी छोटा वॉल्यूम रहेगा अगर कंप्रेस करके सारे के सारे स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाए। मतलब बेसिकली सारे न्यूक्लियसिस को दबा दिया जाए साथ में। न्यूक्लियसिस क्या होता है? न्यूक्लियाई। तो आपकी डेंसिटी हो जाएगी एक न्यूट्रॉन स्टार के बराबर। एनीवे, मुद्दा क्या है, हमारे अंदर भी 99.99999% स्पेस एम्प्टी है, कुछ नहीं आपके अंदर, खाली हो। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। सारा का सारा मास कहां होता है? एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल मानते हैं। SI यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम्स। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। स्केलर मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू है, केजी वैल्यू रहेगी बस, न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई डायरेक्शन वगैरह लगता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। इट्स वैल्यू सेम एवरीवेयर, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। मतलब मेरा मास 100 kg है, तो सैटर्न पे भी, जुपिटर पे भी, यूरेनस पे भी, सब जगह पे 100 kg रहेगा। अर्थ पे भी 100 kg, सन पे जाओ 100 kg, किधर भी जाओ 100 kg विल नॉट चेंज, मास रिमेन्स कांस्टेंट एनीवेयर, उसकी वैल्यू चेंज होती नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतना बात आपको समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया मतलब क्या? आपको सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, इट इज द टेंडेंसी टू डू नथिंग, और टेंडेंसी टू रिमेन स्टेशनरी। मतलब यहां लिख देता हूं, टेंडेंसी टू रिमेन स्टेशनरी। मेरे पास दो बच्चे हैं, एक पतला है, एक पतला बच्चा है और एक मोटा बच्चा है। इसमें पतले वाले में मास कम रहेगा, मोटे वाले में मास ज्यादा रहेगा। दो बात आपको समझ में आ रही है? दोनों को मैं अगर इक्वल फोर्स लगाऊं, पतले वाले और मोटे वाले को, दोनों को इक्वल फोर्स लगाऊं, धक्का दूं एक, किसको मूव करना आसान है? किसके अंदर मुझे पोजीशन में चेंज इजीली दिखेगा? पतले वाले में। पतले वाले को मूव करना आसान होगा, मोटे वाले को मूव करना मुश्किल होगा। मतलब मोटे वाले का इनर्शिया ज्यादा है। हायर द मास, हायर इज द इनर्शिया। मोटे वाले का स्टेशनरी रहने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। पतले वाले को इजीली मूव किया जा सकता है, उसका इनर्शिया कम है। ये बात होती है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू रिमेन स्टेशनरी और टू डू नथिंग। मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ इनर्शिया है ना। अब ये हाथ में पड़ा हुआ है, जब तक फोर्स नहीं लगाऊंगा हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। इसके पास कुछ इनर्शिया है, हाँ, उसके इनर्शिया के वजह से वो बैठा हुआ है। और वैसे ही अगर मेरे हाथ में मैं कुछ ये कॉफी का ये पैकेट ले लूं, कॉफी का पैकेट भी ले लिया, और ये दिख रहा है आपको दोनों आइटम, एक कॉफी का पैकेट लिया
और ये रिमोट लिया। अब दोनों के पास कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ इनर्शिया है, और मैं अगर फूंक मारूं तो कौन सा उड़ेगा? जिसका इनर्शिया कम रहेगा। कोई नहीं उड़ रहा है, ठीक है। जिसका इनर्शिया ज्यादा है वो बैठा रहेगा, जिसका इनर्शिया कम है उसको आप इजीली हिला सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलिए वेट की बात करते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, बताता हूं। मेरे और अर्थ के बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, मेरा अगर मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, और अर्थ का रेडियस r है, मानते हैं, तो मेरे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा? जी एम कैपिटल M। अच्छा, इसको ऐसे लिखूं, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा मेरे और अर्थ के बीच में, जी एम एम अपॉन r स्क्वायर, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, यही फोर्स, यही वेट है। वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, मतलब वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें मुझे बताओ, ये जो पार्ट है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैन आई कॉल इट स्मॉल जी? तो डब्ल्यू का एक फॉर्मूला क्या मिलता है मुझे? जी इंटू स्मॉल एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रहेगा मेरा वेट। कोई दिक्कत है यहां पे? बहुत सिंपल बात आपको मैंने, प्यारी बात यहां पे बताई। अब देखो, वेट का फॉर्मूला क्या मिलता है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज m इंटू जी। वेट इट इज अ फोर्स, उसका SI यूनिट रहेगा न्यूटन, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड किस में रहेगा? न्यूटन में रहेगा। उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू है, वो हम न्यूटन में बताते हैं, और उसकी डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वही डायरेक्शन है। चलो, एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप अर्थ पे खड़े हो तो वेट अलग है, मून पे खड़े हो वेट अलग है। आपका मास कांस्टेंट है, मास तो उतना ही है, वेट चेंज हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रहा है। सन पे चले जाओ वेट अलग है, जुपिटर पे अलग है, यूरेनस पे अलग है, सैटर्न पे अलग है, प्लूटो पे अलग है। आप किधर भी जाएगा आपका वेट विल चेंज बिकॉज ऑफ जी चेंज हो रहा है। ये सॉर नो यार, ये जो स्मॉल जी है वो चेंज हो रहा है ना, अलग अलग जगह पे जी अलग है, तो आपका वेट विल चेंज। यहां तक मास और वेट आपको समझ में आया, वेरिएशन इन स्मॉल जी समझ में आया। देखो काफी सारी प्यारी बातें हमने की आज के इस वीडियो में, बहुत जरूरी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। चलिए, अब ये मेरी मम्मी, ये मेरा पुराना घर है एक्चुअली। आज ये फोटो देख के बड़ा ये अच्छा लग रहा है। इस बोर्ड पे मैं, मेरा जो टू डू लिस्ट है, मैं आपको बोलता हूँ ना हमेशा टू डू लिस्ट बनाओ, एक रात को सोने के पहले आप अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ कि कल आपको क्या क्या अचीव करना है। वो मैं इसके ऊपर लिखता था और फिर उसको मैं ऐसे कैंसिल करता था एक एक। ये वही बोर्ड है। अब तो ये बोर्ड कहाँ गया वो भी नहीं पता मेरे को। चलो कोई नहीं। मेरे मम्मी के हाथ में एक छोटी सी बावली है, डॉल है। When we hold the object in our hand, the object experiences gravitational force. Yes, ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, लेकिन आप भी, आपने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ा है, आप भी इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाते हो, यस और नो, अपवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फोर्स दैट वी अप्लाई ऑन इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ग्रेविटी नीचे खींच रही है लेकिन आप भी इसको ऊपर उठा रहे हो, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो, जैसे आप उसको छोड़ देते हो, वंस वी रिलीज द ऑब्जेक्ट, क्या होगा बताओ मेरे को? वंस वी रिलीज द ऑब्जेक्ट,
द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बार छोड़ देने के बाद उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस। इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। इतना ही। whenever an object moves under the influence of gravity alone, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। फ्री फॉल, फ्री फॉल जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, इसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। अब ये बॉल गिर रहा है तो बॉल फ्री फॉल में है, ऐसा बोल सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेज हैं, पार्टिकल्स हैं, धुआं, धूल, मिट्टी, सब कुछ है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो क्या होता है? देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर विच अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? एक ऑपोजिट फोर्स फील करेगा। जब आप इस बॉल को नीचे फेंकते हो तो हवा इसको अपोज करती है। इसको बोयंट फोर्स भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? बोयंट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो इसके 4-5 नाम हैं। आपने इसको फ्रिक्शनल फोर्स बोला, आपने बोयंट फोर्स बोला, आप इसको एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हो। एयर का रेजिस्टेंस, एयर अपोज कर रही है ना। हाँ, आप इसको एयर ड्रैग भी बोल सकते हो। ये सारी चीजें सेम है। एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, बोयंट फोर्स। इट अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस यही बात है। तो हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी तो है लेकिन एयर का अपोजिट फोर्स भी लगता है। तो ये ट्रू फ्री फॉल नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू फ्री फॉल एटमॉस्फेयर में। तो ट्रू फ्री फॉल किधर होता है? ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, जिधर कोई भी टाइप का एयर रेजिस्टेंस नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल इन वैक्यूम, जहां पे कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वहां पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो ये हो गया ट्रू फ्री फॉल। मान लो अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता और आप अगर कूद जाते तो आप एक ट्रू फ्री फॉल में होते, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है? क्या कम ऑन यस, यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? यहां पे मुझे बताओ, अगर आप एक बॉल लेते हो और एक फेदर लेते हो, उनको अगर आप छोड़ो तो बॉल जल्दी गिरेगा, फेदर धीरे धीरे गिरेगा। बिकॉज फेदर एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा। ये ट्रू फ्री फॉल है क्या? नहीं है। लेकिन अगर वैक्यूम में आप बॉल और फेदर को छोड़ो इस तरह से, सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे वो लोग, बिकॉज यहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। झूठ लग रहा है ना? ऐसा कैसे है? ऐसा थोड़ी होता है। झूठ लग रहा है? करके दिखाते। एक मेरे को बुक लेना पड़ेगा इसके लिए। चलो, मेरे पास 2 चीजें हैं। चलो, एक नेस्कैफे का, इसको कैसे करेगा रे? अच्छा, एक काम करते हैं, टिश्यू पेपर लेता हूं। ठीक है, मजेदार बात है। चलो, एक बुक है मेरे पास, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत बढ़िया बुक है, आपने पढ़नी चाहिए। जीवन में बदलाव आता है, बहुत बदलाव आता है। और एक टिश्यू पेपर है। अभी टिश्यू पेपर को और बुक को मैं सेम टाइम पे छोड़ू, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये एडिटिंग में स्लो करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। कर दूंगा मैं स्लो, ठीक है? अरे इधर सब गिरेगा बाबा, कुछ भी प्रॉब्लम होएगा इधर। रुको रुको रुको, करेंगे एक्सपेरिमेंट। चलो ठीक है, छोड़ू दोनों को? हाँ, अरे बुक छूट ही नहीं रहे मेरे हाथ से, बुक को गिराने का मन ही नहीं करता है। चलो, मुद्दा समझा? ये एयर रेजिस्टेंस ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज इसका मास कम है, और ये एयर रेजिस्टेंस इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा बिकॉज, मतलब एयर रेजिस्टेंस तो एक्सपीरियंस करेगा लेकिन मास ज्यादा है तो जल्दी गिर जाएगा। अभी अगर मैं इस टिश्यू को, देखो ध्यान से, मजेदार बात है,
रुको 1 मिनट, ये टिश्यू मैंने बुक के ऊपर रखा है, तो अब क्या होगा, टिश्यू एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बिकॉज बुक नीचे बुक है ना, बुक उसका एयर रेजिस्टेंस खुद ले लेगी। अब देखो टिश्यू भी सेम टाइम पे गिर रहा है, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, अलग से छोड़ूं तो वो झूलते हुए जाएगा ऐसे एयर रेजिस्टेंस के साथ, लेकिन बुक के ऊपर रख के छोड़ूं सेम टाइम पे नीचे गिर रहा है। मतलब वैक्यूम में जब आप दोनों चीजों को साथ में छोड़ोगे ना, दे विल फॉल एट द सेम टाइम। आई होप एकदम आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इस तरह से। चलिए, when a freely falling object, for a freely falling object, for a freely falling object, the initial velocity is 0। इसको अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, तो अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड एक्सेलरेशन विल बी g। एक्सेलरेशन देखिए, नीचे छोड़ा तो एक्सेलरेट करेगा ना, वो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए विल बी जी, इस तरह से जू। अब मुझे बताओ, हमारे जो इक्वेशंस है काइनेमेटिक इक्वेशंस, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। u के जगह पे आपने 0 लिखा और a के जगह पे आपने g लिखा, तो मुझे बताओ दिस विल बिकम v इज इक्वल टू gt। ये इक्वेशंस हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, आगे करेंगे। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें ये पूरा आपका जो किधर गया, ये जो ut वाला टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हाफ 80 a के बाद हम a के जगह पे g लगा देंगे तो हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ये आपका सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें u स्क्वायर 0 हो गया, 2as उसके जगह पे 2gs, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। तो ये तीनों इक्वेशंस हम मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हमने ये इक्वेशंस को मॉडिफाई किया। इंटरेस्टिंग, आई होप इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, अब मुझे बताओ, फॉर अ ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ, मतलब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में गिर रहा है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है टूवर्ड्स द सेंटर, ग्रेविटी के डायरेक्शन में गिर रहा है, तो फॉर्मूला में g हमारा पॉजिटिव रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला में g पॉजिटिव रहेगा जब वो नीचे गिर रहा है। एंड जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, ऊपर फेंक रहे हो मतलब आप उसको अगेंस्ट ग्रेविटी फेंक रहे हो या फिर ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो न्यूमेरिकल में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें अपना g का जो वैल्यू रहेगा वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मतलब जब वो नीचे गिर रहा है तो आप उसको 9.8 लिखोगे, जब वो ऊपर जा रहा है तो आप उसको -9.8 लिखोगे। सॉल्व करते वक्त, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस तरीके से हमें वैल्यूज को लेना है। हम करेंगे सॉल्व, चिंता का कोई विषय नहीं है। अच्छा, अब एक लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे ले रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, आप सिर्फ डेफिनेशन समझिए कि होता क्या है। आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हो, when a ball is thrown upwards, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऊपर जाके वो एक पॉइंट पे रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और फिर वो नीचे आता है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। आपने उसको ऊपर फेंका, वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी 0 हुई, फिर वो नीचे आया, बराबर बात है। देखो, द वेलोसिटी बिकम्स 0 आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट एंड आफ्टर दैट द बॉल विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। आपने बॉल को ऊपर फेंका, वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी 0 हुई, फिर वो वापस नीचे गिरता है, ये है ना। तो मुझे बताओ ये बॉल कितना ऊपर जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है,
जिस वेलोसिटी से आप फेंकोगे। अब जितना तेज फेंकोगे उतना ऊपर जाएगा। कहानी बहुत आसान है। देखिए, जितना वेलोसिटी दोगे उतना वो ऊपर जाएगा। पंखे में चला जाएगा। जितना ऊपर फेंकोगे, जितना फोर्स से फेंकोगे, जितने वेलोसिटी से फेंकोगे, उतना वो ऊपर जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा। एंड जितना टाइम ऊपर जाने लगता है उतना ही टाइम नीचे आने भी लगता है। ये एक फैक्ट है, एक फैक्ट है। सिंपल है। यहां तक बात समझ में आई? द मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से फेंकोगे, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे उतना ऊपर जाएगा। ये हम इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। हाइट जो है डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी। हमने थर्ड इक्वेशन लिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब मुझे बताओ, आपने जब ऊपर फेंका, एक पॉइंट पे जाके वो रुका, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। v, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0 एंड आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो, तो g हम मतलब एक्सेलरेशन हम -g लेंगे। तो हमने इक्वेशन लिखा, इसको मैं खुद ही लिख के आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। चलो, v स्क्वायर 0 हो गया इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एस। एस क्या है? हाइट, डिस्प्लेसमेंट, कितना ऊपर गया वो। ये आपको दिखाई दे रहा है रेड में कि इसको मैं येलो से लिखूं? 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, ऐसा लिख सकता हूं। फिर मुझे बताओ, मैं इसको 2GS को यू स्क्वायर के साथ इक्वेट कर सकता हूं। अच्छा, S क्या है? S इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2G। ये इक्वेशन आ रही है। कम ऑन, और नो? तो हाइट किस पे डिपेंड करती है? आपका बॉल कितना ऊपर जाएगा, यह हाइट किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल वेलोसिटी पे। बिकॉज जी तो कांस्टेंट है ना, मतलब सरफेस से आप फेंक रहे हो तो जी तो कांस्टेंट है, 9.8 है। वेलोसिटी आप जितना ज्यादा दोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितना वेलोसिटी दोगे उतना ऊपर जाएगा। क्या ये बात एकदम क्लियर है? देखो, यही लिखा हमने, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ आखिरी मुद्दा। चलो, यहां तक आपने सुना, आपको सारा ग्रेविटेशन समझ में आया, मजा आया। लास्ट पॉइंट हमने बोला 35,700 किलोमीटर पे जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। इतना डिक्रीज हुआ है, 0.225 हुआ है। कहना इसे एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पे जी की वैल्यू 0 हो सकती है। हाँ, कितने डिस्टेंस पे? हम उस डिस्टेंस को इंफिनिटी मानते हैं। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मेरे साथ साथ बोलना, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, हमें नहीं पता कितना, एक आएगा, एक डिस्टेंस आएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे जी की वैल्यू 0 होती है। एट इन्फिनिटी जी बिकम्स 0। वी हैव सीन अबव दैट वैल्यू ऑफ जी कीप्स डिक्रीजिंग एज वी गो हायर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जितना आप ऊपर जाते हो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एंड एक ऐसा पॉइंट आता है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जहां पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर मैंने इस रॉकेट को इतने वेलोसिटी से फेंका, रिपीट विथ मी, अंडरस्टैंड विथ मी, इस रॉकेट को मैंने इतने वेलोसिटी से फेंका कि वो इतना ऊपर गया, ऊपर गया, कहां तक गया? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गया जहां पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है, एंड फिर वहां जाके वो रुक गया, वापस आया नहीं। उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मुझे बताओ, अबव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कैन ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ। हम इस रॉकेट को इतनी वेलोसिटी देंगे कि ये डाउनवर्ड पुल को ओवरकम कर लेगा, अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर जाएगा। द ऑब्जेक्ट कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ।
दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा, मैंने 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया, इतना ऊपर जाके नीचे आया। मैंने और ज्यादा वेलोसिटी दिया, उधर तक पंखे को टच करके वापस आया। अगर मैं इसको इतनी सारी वेलोसिटी दूं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाए जहां पे वैल्यू ऑफ जी 0 है एंड वापस ना गिरे, तो वो जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से फेंकूंगा, उसको मैं एस्केप वेलोसिटी बोलता हूं। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो इसको देते हैं। इस रॉकेट को मैं क्या दे रहा हूं? एस्केप वेलोसिटी दे रहा हूं। चलो दिया। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज वी एस्केप। ठीक है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? एस्केप वेलोसिटी है। उतनी ज्यादा वेलोसिटी इसको दे दी और उड़ा दिया। उड़ते 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 गया 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 कहां तक गया? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गया जहां पे जी की वैल्यू 0 होती है। एंड अब क्या ये नीचे गिरेगा? वापस नहीं गिरेगा, बिकॉज ग्रेविटी 0 हो गया। अब ये वापस गिरेगा नहीं, अब ये उधर रुक गया। ऐसा अर्थ को बोलेगा मेरे को खींच, मेरे को खींच, अर्थ नहीं खींच पाएगा, जी 0 हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इनिशियल वेलोसिटी इज एस्केप वेलोसिटी. The velocity with which object is thrown up so that it can overcome Earth's gravity and it will not fall back. That velocity is called escape velocity. इसकी definition आप याद कीजिए, definition आप अच्छे से याद कीजिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल बात है, आपको समझ में आएगा स्टोरी। ठीक है, एंड बस रॉकेट लॉन्च इस तरह से होता है, बहुत मज़ेदार है। आपने काफ़ी सारे रॉकेट लॉन्च देखे होंगे, इसरो के रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, नासा के होते हैं, स्पेसएक्स के होते हैं। तो ठीक है, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा है। न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से डालूंगा मैं, इसमें मैं न्यूमेरिकल अभी नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 घंटे जितना तो यही वीडियो हो गया है, पौने 2 घंटे का हुआ होगा। मैंने अब तक देखा नहीं है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मुझे नहीं पता कितना लंबा है, लेकिन पौने 2 घंटे जितना तो हुआ होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल मैं अलग वीडियो में लूंगा, आईएमपी न्यूमेरिकल सेपरेट वीडियो। ये हो गया अपना सारा इंपॉर्टेंट थियरी कंसेप्ट, एंड करीब करीब सब कुछ ही कवर किया मैंने। 2-3 बातें छोड़ी होंगी छोटी मोटी, बाकी सब कुछ कवर किया है मैंने। यहाँ पे डेरिवेशंस छोड़े हैं, एक आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे आया उसका एक डेरिवेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लेके mv² अपॉन r, ये जो फॉर्मूला है उसको लेके v के जगह पे 2πr/t ऐसा डालते हैं, फिर उसका फॉर्मूला निकलता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर स्मॉल g का भी डेरिवेशन है ना, gm/r², ये फॉर्मूला किधर से आया, इसका भी छोटा सा डेरिवेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हमने नहीं किया, पूछते नहीं एग्जाम में। और दूसरा एस्केप वेलोसिटी का v एस्केप, इसका भी एक डेरिवेशन है, वो भी एग्जाम में नहीं आता। तो मैंने डेरिवेशन नहीं लिए हैं, लेकिन बाकी सारी थियरी जितनी आपको आनी चाहिए वो हमने ली है। न्यूमेरिकल अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, आई होप आपको मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।